हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो हम सभी लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की 35 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज का क्लास नंबर 36 है और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि मिसलिनियस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे बहुत मन से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही मेहनत से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इस प्यार के लिए भी दिल से आप लोगों को धन्यवाद। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बी केयरफुल लेस्ट यू। आपको फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन ही पहले मिला। इसके बाद फॉल आपको चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है विल, दूसरा मे, तीसरा शुड और चौथा कैन। क्या यहाँ सुटेबल होना चाहिए विल, मे, शुड या कैन, बताएं। देखना होगा बच्चों, एक रूल है, लेस्ट अगर कहीं पर आपको मिल जाए तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। ठीक है, आप बच्चों को लग रहा होगा मे कर दें, संभावना व्यक्त हो रही है कि सावधानी से काम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। ठीक है, ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली, बी केयरफुल, लेस्ट यू मे फॉल डाउन। बट आप ध्यान रखिएगा कि लेस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है। समझ में आ रहे हैं ना। जैसे आप देखो कहीं पर सो दैट अगर आपको मिल जाए तो आगे अगर प्रेजेंट है तो मे लगेगा, पास्ट है तो माइट लगेगा। यहाँ पर आप कैन कुड नहीं लगा सकते। अगर सो दैट एक साथ आया है तो समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग आया हो तो कैन लगाया जा सकता है। पहले आप इसको समझ लें कि शुड आप कैसे करेंगे, इसके बाद सो वाला भी बताएंगे। जैसे लेस्ट है ना, तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा से शुड आएगा, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक ना, तो इसको आप याद कर लें, ध्यान से समझ लें, शुड करेक्ट आंसर होगा। और जो मैंने सो दैट की चर्चा की, जब आपका सो के साथ दैट इस तरीके से आए और बीच में कुछ आए, फिर आपको कैन या कुड लगा सकते हैं आप, कैन या कुड। लेकिन अगर सो दैट एक साथ आए तब वो इसका मतलब होता है ताकि, ताकि तब आप सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट हो तो में और पास्ट हो तो माइट का यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर है। जैसे कह सकते हैं आप, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। अगर आप पास्ट करते तो यू वर सो वीक दैट यू कुड नॉट पास्ट, तब तो यहाँ पर कैन कुड सही था। लेकिन आई कॉल्ड यू सो दैट आई मे हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू। ठीक है, कि मैंने तुम्हें बुलाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो यहाँ ताकि के सेंस में जब सो दैट एक साथ आएगा, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, तो यहाँ पर आप सभी को मे या माइट यूज़ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। इसको नोट डाउन कर लें, आप ध्यान रखिएगा। सो दैट अलग अलग हो तो कैन कुड, और एक साथ हो तो ताकि के अर्थ में इन ऑर्डर दैट के साथ या सो दैट के साथ मे या माइट लगता है। यहाँ पर है इतना की। ठीक है, इतना कमज़ोर है कि, तो कमज़ोर का रिजल्ट है कि वो चल नहीं सकता। कि इतना की, उतना की ऐसे सेंस में आए तो सो के साथ एडजेक्टिव और दैट, और अगर एक साथ आए तो ताकि का मीनिंग लिखता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ही डांस्ड, फिल इन द ब्लैंक है, इन द सिटी हॉल लास्ट नाइट। ध्यान करें, यहाँ पर आपको डांस के बाद क्या आपको भरना पड़ेगा, गुड, वेल, ऑलवेज या केयरलेस, बताइएगा। गुड भर लेंगे या वेल या ऑलवेज या केयरलेस। डांस क्या है, डांस एक वर्ब है और वर्ब को हमेशा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, तो आपको सीधे लिख देना पड़ेगा ही डांस्ड वेल इन द सिटी हॉल लास्ट नाइट। समझ पा रहे हैं ना। गुड नहीं लिख सकते, गुड एडजेक्टिव है। और देखिए, जब एडजेक्टिव हो तो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है और बेटर आपका कंपैरेटिव होता है और बेस्ट आपका सुपरलेटिव होता है। लेकिन जब यही गुड वेल बन जाए तो भी इसका जो है एडवर्ब बेटर ही होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री में, और बेस्ट इसका जो है एडवर्ब का सुपरलेटिव होता है। तो वेल हमेशा एडवर्ब की तरह यूज़ होता है और गुड हमेशा एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ अपने को काम है एडवर्ब का, क्योंकि डांस एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है।
बात समझ पा रहे हैं ना। ऑलवेज नहीं लगेगा, ऑलवेज अगर लगता तो ही ऑलवेज डांस्ड, इस तरीके से लगता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऑलवेज है लगता है। ओके। और केयरलेस भी एडजेक्टिव है, केयरलेसली होता तो आप कर सकते थे, ही डांस्ड केयरलेसली, यानी लापरवाही से वह डांस किया। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब की आवश्यकता है और एडवर्ब अपना बी ऑप्शन में है। ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। शी कंटिन्यूड इन हर, इसके बाद ए स्लैश आइडल वेज अंटिल बी स्लैश शी वॉज नॉट 18 दी, और आप बताएं सी स्लैश नो एरर, यहाँ पर क्या गलती है बताएंगे। शी कंटिन्यूड इन हर आइडल वेज, मतलब वो अलसाए तरीके से हमेशा वो कंटिन्यू करती रही, मतलब आलसी लेजी टाइप की थी, जब तक वह 18 की नहीं हो गई। आप देख पा रहे हैं ना, जब तक नहीं का मीनिंग निकल रहा है, मैंने आपको हिंट दे दिया। यहाँ पर बताएं कौन सा करेक्ट होगा। जब तक वह 18 की नहीं हो गई, टाइम के लिए कंडीशन लगता है तो टाइम आपका अनटिल आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना। अनलेस अगर हो तो कंडीशन लगता है, लेकिन अगर टाइम के लिए कंडीशन हो तो अनटिल आता है। बात समझ पा रहे हैं ना। अब अनटिल और अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। आपको मिल गया होगा कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, सी प्लग जो है पार्ट में एरर है। अनटिल का मतलब ही हो गया जब तक नहीं, यहाँ पर आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देयर वॉज सच अ नॉइस ए स्लैश विच वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ्स बी स्लैश, इसके बाद सी स्लैश नो एरर डी। बताएं देयर वॉज सच अ नॉइज विच वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ्स, यहाँ क्या गलती है, किस पार्ट में एरर आपको मिल रहा है बताएंगे। सच आ गया ना, क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है, अगर कहीं भी सच का प्रयोग किया हो तो सच के साथ या तो एज लगाते हैं सामान्यतया, और या तो कुछ कंडीशन में दैट लगाते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। सच के साथ सामान्यतया एज लगता है, बट कुछ कंडीशन होता है तो दैट लगता है। दैट कब लगता है तो इसको ध्यान करिएगा, जब कॉज या रिजल्ट आए तो आपको दैट लगाना पड़ता है। जैसे कह सकते, ये सेंटेंस में ही देख लीजिए, देयर वॉज सच अ नॉइस, तो यहाँ पे कह रहा है कि इतना शोर है कि, अब जो है शोर का एक रिजल्ट आया ना कि हम खुद को ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विच को हम सभी दैट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कि शोर का रिजल्ट हुआ कि हम खुद को नहीं सुन सकते। बात समझ पा रहे हैं ना आप। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सच दैट कब लगेगा, जब कंडीशन रिजल्ट कॉज दिखाई दे, कि मतलब पहले क्लॉज का रिजल्ट दूसरे क्लॉज में हो तो दैट लगेगा। अदरवाइज एज लगता है। एज वाला देख लें, एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर, सच अ गुड सिंगर एज वी एक्सपेक्टेड वी एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा जो है वह इतना अच्छा सिंगर है कि जैसा कि हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट का और सच का कोई रिजल्ट का जो है बाउंडेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर जैसा हमने जो है एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, वैसा ही वह गुड सिंगर है। ठीक है। नॉट आया है तो यहाँ पर नहीं है, वैसा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम सभी को सच एज सामान्य तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बट जब रिजल्ट दिखाई दे तब वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को विच नहीं यूज़ करेंगे, रिलेटेड प्रोनाउन दैट यूज़ होगा। ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। वी सेल्डम, इसके बाद कह रहा है डैश सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड। अब आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। सेल्डम के साथ क्या आता है, और नेवर लिखें, इफ एवर लिखें, या और एवर लिखें, या बोथ ए एंड बी करें, बताइएगा। सेल्डम के साथ क्या आता है। सेल्डम ये एक प्रकार का आपका एडवर्ब की तरह बनता है, तो सेल्डम के साथ आप इसको नोट डाउन कर लें। सेल्डम और नेवर होता है, या सेल्डम इफ एवर होता है।
ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो है इस तरीके से सेल्डम और नेवर या इफ़ एवर, तो और नेवर इफ़ एवर दोनों सेल्डम के साथ लगता है। तो आप देख पा रहे हैं और नेवर है और इफ़ एवर है। अब देखिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा, और एवर नहीं होता है तो एरर कैसे भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक कैसे भी बन सकता है। आपको ध्यान करना होगा कि सेल्डम अगर मिले तो इसके साथ और नेवर आएगा, एवर नहीं नेवर मैं बता रही हूँ, ठीक है, या इफ़ के साथ एवर आएगा। ओके, आपको ऑप्शन में इफ़ एवर के स्थान पे नेवर मिल जाएगा और एवर के स्थान पे नेवर के स्थान पे एवर, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 पर देखेंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस मिल रहा है जिसको आपको एक्सक्लामेटरी में ट्रांसफॉर्म करना है। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव की का ही एक पार्ट है। यू विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सबसे पहले हम सभी को मालूम है कि वॉट या हाउ से मिल लगता है ना, वॉट या हाउ से लगता है, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क भी लगता है। अब एक्सक्लामेशन मार्क पहले में नहीं है तो उसको भूल जाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे, जब पहला आपने इनकरेक्ट कर दिया तो दूसरा तीसरा चौथा देखें। अब आपने ये भी देखा ना कि हाउ या व्हाट से चलता है, व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ नाइस गर्ल, आप बोलते ना हाउ ब्यूटीफुल दिस कार इज़, इस तरीके से। तो यहाँ पर वी से है, ये भी गलत हो गया, यानी कि सेकंड में एक्सक्लामेशन मार्क दिया है बट यहाँ पे वी है। अब आपका बचा सी और डी, तो वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप, इसको आप करें। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे चौथे ऑप्शन में, तो इट वॉज यहाँ हिंट दे दिया है ना, तो इट इज़ है कि इट वॉज है, ये भी तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन में अगर हम कहें इट इज़ अ वंडरफुल ट्रिप, तो वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप आप करेक्ट कर सकते हैं, इज़ लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ हिंट दे रहा है ना कि आपको वॉज को दिखाना है, अदरवाइज पास्ट नहीं दिखाएंगे तो आपका प्रेजेंट पास्ट नहीं पता चलेगा। और चौथे में व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप इट वाज, इसने कर दिया। जैसे आप कहते हो ना व्हाट अ नाइस डे इज़, या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज या वॉज, तो इस तरीके से इट दिया है वंडरफुल ट्रिप के लिए, तो वॉज चौथे में दिखा रहा है, इसलिए आपने चौथे को करेक्ट करना है, तीसरा नहीं करेक्ट होगा, ठीक ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मीन्स सेम एज द गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सोहन वॉज टू वीक टू प्ले, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। आपको 2 वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, बस आपको रूल जान लेना है कि क्या होता है। बट उसके पहले मैं ऑप्शन पढ़ दूँ। सोहन वॉज सो वीक बिकॉज ही कुड नॉट प्ले। सेकेंड है सोहन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। और थर्ड है सोहन वॉज टू वीक दैट ही कुड प्ले। सोहन वॉज सो वीक दैट ही कुड प्ले। बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि TOO का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, मतलब इतने कमज़ोर हो कि चल नहीं सकते, भले नॉट का यूज़ ना किया हो, ठीक है। इस पे आगे भी चर्चा अच्छे से हो चुकी है, बताइएगा। इसको ध्यान करेंगे, जब TOO ठीक है और ये टू साथ में दिया हो, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो सो पे करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आएगा उसके बाद हम सभी दैट लगाते हैं, और दैट के बाद यदि प्रेजेंट हो तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, और अगर पास्ट हो तो कुड नॉट लगाते हैं। यानी कि हर चेंज करके जो है निगेटिव लिखना पड़ता है कुड नॉट के साथ, बट टू के साथ नहीं लिखते हैं। अब आप बताएं, हिंट भी मिल गया और आपने सॉल्व भी कर लिया। तो ए वाले जितने बच्चे ए बता रहे हैं उनका गलत है, जितने बच्चे सी बता रहे हैं उनका भी गलत है, और जितने बच्चे डी बता रहे हैं उनका भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा TOO आया है, बट यहाँ कुड कैसे कर दिया, टू को तो सो में चेंज करना था, और यहाँ चौथे ऑप्शन में सो भी चेंज किया, ही भी लगाया, कुड भी लगाया, बट उसने नॉट को स्किप कर दिया ना, इसलिए डी गलत हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपने देखा कि करेक्ट है। ही सोहन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले, इसका मतलब कि इतना कमज़ोर था कि वह खेल नहीं सका, यानी कि सोहन वॉज टू वीक टू प्ले। दोनों बातें एक ही तरह से, मतलब तरीका बदल जाएगा बट मीनिंग नहीं चेंज होगी। यही तो स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस है जिसको कंपाउंड सेंटेंस में फिर से लिखना है। आपको सेंटेंस मिल रहा है, द ओल्ड मैन बीइंग वीक कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट ओल्ड मैन है। अब मैं आगे बढ़ा के आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको चारों ऑप्शन एक साथ मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है, अब सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है, ये भी दिमाग में रखें आप। द ओल्ड मैन वॉज वीक एंड कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। द ओल्ड मैन वॉज वीक एंड द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। द ओल्ड मैन वॉज वीक दैट कुड नॉट therefore he could not walk properly. The old man was weak but could not walk properly. अब आपको अगर कंजक्शन से पहचानना जो है आ रहा है तो एंड बट और therefore ये सभी कंजक्शन कंपाउंड के हैं। ध्यान करिएगा, और सेंटेंस में कंपाउंड पूछा ही है। अब फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको आप समझें। जैसे कंपाउंड सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, है ना, और आपका डिसजंक्टिव। तो इस तरीके से जो दो समान जो है क्लॉज को बयां करते हैं उनके लिए एंड लगता है, एज वेल एज लगता है, नॉट ओनली बट आल्सो लगता है, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और एंड लगता है। तो यहाँ समान क्लॉज को बताने के लिए लगता है। और जब भी मतलब दो अपोजिट क्लॉज को बताना हो तो यट लगा देते हैं आप, यट लगा देते हैं, बट लगा देते हैं, स्टिल लगा देते हैं, हाउ एवर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। और आप क्या, जब दो समान क्लास में से कोई एक बताना हो तो आर कर देते हैं, आइदर आर कर देते हैं, नाइदर नार कर देते हैं, है ना, अदरवाइज कर देते हैं। बट जब एक क्लास का दूसरे क्लास में रिजल्ट दिखाना होता है, ठीक है, तब आप कंपाउंड सेंटेंस में इलेटिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं। और इलेटिव कंजक्शन कौन है, सो है, फॉर है, देयर फोर है, ठीक है, देयर फोर है, हेंस है, देंस है, ये सब आपके इलेटिव कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस के, जब आपको रिजल्ट दिखाना हो। अब जो है आप सेंटेंस को पढ़ें तो ओल्ड मैन कमज़ोर है और इसका रिजल्ट आया कि प्रॉपरली चल नहीं सका। ओल्ड मैन कमज़ोर था इसलिए प्रॉपरली चल नहीं सका। तो और लगा के आप तो समान क्लास को बताते हैं ना कि तुम अच्छे बच्चे लड़के हो, तुम्हारा दोस्त भी अच्छा लड़का है, तो ये तो दोनों समान क्लास हो गया। दूसरे में भी देखें एंड लगा हुआ है। और ये भी आप जानते हैं कि एक बार जब कोई नाउन आ जाता है तो उसके बाद प्रोनाउन आता है, बार बार आपको जो है नाम लिखने की या जेंडर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप प्रोनाउन से आइडेंटिफाई करते हो। तो द ओल्ड मैन दो बार है और एंड भी आया है। अब आगे बढ़ते चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन को, चौथे को देख लें। तीसरे में कह रहा है द ओल्ड मैन वॉज वीक, कमज़ोर था इसलिए वह प्रॉपरली चल नहीं सका। ये करेक्ट है कि पहले क्लॉज का परिणाम यही हुआ, इसलिए का मीनिंग भी निकल रहा है, तो देयरफॉर करेक्ट होगा। और चौथे में बट आया है लेकिन वह चल नहीं सका, तो ये भी आपने गलत कर दिया। समझ पा रहे हैं ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसमें से भी आपको फिल्टराइजेशन करना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल है। कोई भी बच्चा एंड से भी बात को कह देता है, लेकिन आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है ना, वैसे तो कुछ भी बोल देते हैं और सब सही है। समझ पा रहे हैं ना, ग्रामर को ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम सभी का 8 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज। अब दिए गए सेंटेंस का सुपरलेटिव फॉर्म ढूंढ लेना है। सेंटेंस है किस में दिया है, तो देखिए आपको पहचान है ना कि एज एडजेक्टिव एज हो तो पॉजिटिव डिग्री होता है, और ऐसे सेंटेंसेस में जब नो अदर या नन से स्टार्ट हो तो बस आपको पता है ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आपको करना होता है। अब आप पहले ऑप्शन में पहुंच जाएं तो पहले में सुपरलेटिव डिग्री आया ही नहीं है, वेरी इंटेलिजेंट लगा दिया है। दूसरे में चलें, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रॉम ऑल द सिस्टर्स। अब आप देख पा रहे हैं तो यही आपको करेक्ट मिल गया कि नन ऑफ द सिस्टर्स मतलब सारी बहनों में कोई भी बहन उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि वह है। तो आप कह रहे हो ना कि वह अपनी सभी बहनों में सबसे इंटेलिजेंट है, बात तो वही हुई ना, आपने मीनिंग नहीं चेंज किया, बस आपने जो है पैटर्न को चेंज कर दिया। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, लीस्ट इंटेलिजेंट है तो लीस्ट वगैरह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लीस्ट नहीं लगाएंगे कि लीस्ट मतलब था कम से कम इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको मोस्ट बताना है क्योंकि मीनिंग ही निकल रहा है नन ऑफ द सिस्टर्स इज, मतलब सभी बहनों में कोई बहन नहीं उतनी इंटेलिजेंट है जितने की वह, तो आपने यही तो निकाला कि वही सबसे इंटेलिजेंट है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट आप कहोगे। लीस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे कम इंटेलिजेंट है, तो यहाँ मीनिंग भी चेंज हो गया, पैटर्न भी गलत है। और डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा उसको भी समझें। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रॉम ऑल द सिस्टर्स, मीनिंग निकल सही रहा है, बट आपने समझना होगा कि जब भी नो अदर से स्टार्ट हो, नो अदर से या नन से स्टार्ट हो, ठीक है, या सम से स्टार्ट हो, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री द प्लस एडजेक्टिव और प्लस सुपरलेटिव डिग्री और आपका ऑफ ऑल या फ्रॉम ऑल करके आता है, ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर कह दिया जाए आई एम नॉट एज गुड एज यू, तो यू आर जो है हो जाएगा द बेस्ट, बस आपने निकल गया। लेकिन जब यही वेरी फ्यू हो, जैसे वेरी फ्यू और आपका कहते हैं अ फ्यू और ओनली अ फ्यू, तो आपको चेंज करना पड़ेगा वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हमेशा प्लूरल में रहेगा, ठीक है, वेरी फ्यू से, समझ पा रहे होंगे ना, इसलिए डी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। वेरी फ्यू होता तो डी सही हो जाता। इसको आपने जो है इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, बट ग्रामर के किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक मेंशन करे चाहे ना करे क्वेश्चन आ सकता है। तो नन ऑफ द सिस्टर्स, तो नो अदर या नन से स्टार्ट हो तो हमेशा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन वेरी फ्यू से स्टार्ट हो तो वन ऑफ द से चेंज होता है। ओके, इसको आप जो है उसमें प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है डिग्री वाली, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ओके, तो आपने समझ लिया कि बी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। चल जी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। द फ्रेंच द, अब देखिए द फ्रेंच द इंग्लिश क्यों है, क्योंकि अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात होती है तो द नहीं लगता है, लेकिन अब प्रॉपर नाउन की बात होती है तो द नहीं लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब देश के नाम के पहले द लग जाए तो इसका मतलब उस देश के नागरिकों की बात हो रही है। तो द फ्रेंच सरेंडर्ड है ना क्यूबेक टू द, ये क्यूबेक जो है वो कनाडा का एक शहर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759, माने फ्रांसीसी लोगों ने जो है क्यूबेक को सरेंडर कर दिया, कहाँ पर, अंग्रेज के सामने 1759 में। तो ये द इंग्लिश अंग्रेज और क्यूबेक एक शहर का नाम और फ्रेंच माने फ्रांसीसी लोग। आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो जब ऑब्जेक्ट ढूंढोगे आप तो क्या, कुछ भी नहीं आपको ध्यान करना पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस आपने यहीं पर आप चुप हो जाएं, आप ये नहीं करें कि टू और फिर आगे बढ़ाएं। जब आप इसको ध्यान दे पा रहे हैं तो क्यूबेक आप आगे ले आएँ, ठीक है, सीधे से आप जब क्यूबेक आगे ले आएंगे तो आपको, और सरेंडर्ड है तो वाज को पकड़ लें, तो आप देखिए क्यूबेक वाज सरेंडर्ड द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। तो अगर आप ए ऑप्शन को देखें
तो क्यूबेक, अब यहाँ पर द फ्रेंच तो बाई करके आगे पीछे जाएगा ना, बाई द फ्रेंच होना चाहिए था, और यहाँ पर द फ्रेंच टू द, तो इसमें बाई नहीं लगा, गलत हो गया। अदरवाइज बाई द फ्रेंच होता तो आप करेक्ट कर सकते थे। क्यूबेक को फ्रेंच के द्वारा सरेंडर किया गया अंग्रेज लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको गलत कर दिया। दूसरा ऑप्शन देखें, द सॉरी द नहीं, क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759, यही करेक्ट है आपका सीक्वेंस। ये टू द है ना जो है आपको आगे मिल रहा है, वो जैसे इन द मॉर्निंग है ना, विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी कुछ आपके अदर वर्ड के रूप में आते हैं उसको आप आगे बढ़ा देते हैं। सी ऑप्शन में देखेंगे, द इंग्लिश वर सरेंडर, तो इंग्लिश लोगों ने सरेंडर नहीं किया, इंग्लिश लोगों के सामने सरेंडर किया, कराया गया, तो ये भी आपका मीनिंग भी गलत हो गया और पैटर्न भी गलत है। और डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन में बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो इसको ध्यान कर लें, इसको मैं और ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड इन 1759 बाई द फ्रेंच टू द इंग्लिश, बात तो सही कही गई है ना, लेकिन आपको एक पैटर्न भी जो होता है वॉइस का, उस पैटर्न को भी ध्यान दें। बहुत से बच्चे ए जो है, बहुत से बच्चे पहले को नहीं और सी को नहीं, बट बी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाय द फ्रेंच भी तो लिखा है, टू द इंग्लिश लिखा है और 1759 भी लिखा है, लेकिन आप पैटर्न को नहीं चेंज कर सकते ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो जो है बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही अदर वर्ड लिखा जाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन इनफॉर्मल तरीके से सही है, बट ग्रामेटिकली जब आपको बी ऑप्शन में मिल गया ना सीधा सीधा, तो आपने डी ऑप्शन को क्यों पकड़ना। ओके, चलिएगा आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। टू कीप वंस हेड मीन्स, इसका क्या मतलब है, ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है, किसी के हेड को कीप करना। तो पहला ऑप्शन, टू बी अजाइल एंड एक्टिव, अजाइल मतलब फुर्तीला और एक्टिव मतलब जो है भी फुर्तीला सक्रिय। टू कीप काम, टू थिंक कोहेरेंटली और नन ऑफ द एबव, तो इसको याद कर लें फ्रेंड्स, ये आपका टू कीप काम मतलब शांत प्रदान करना या मतलब किसी को शांति दिलाना, तो उसको कहते हैं टू कीप काम बराबर टू कीप वंस हेड। ओके, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, इसका मीन्स क्या होगा। पहला ऑप्शन देख ले, मच पनिशमेंट, दूसरा गुड चेक, तीसरा पीरियड ऑफ इम्पॉर्टेंट और चौथा फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख पा रहे हैं मच पनिशमेंट, गुड चेक और पीरियड ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो देखिए फेयर ऑफ विप, विप मतलब तो चाबुक होता है, लेकिन यह पनिशमेंट से कोई संबंध नहीं है, गुड चेक से भी कोई संबंध नहीं है, पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब एक महत्वपूर्ण अवधि, और फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अफेयर क्रैक ऑफ द विप, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। ये भले ही आपको टफ लगे, बट आपको किसी भी प्रकार से लर्न करना पड़ेगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन से आप नहीं बच सकते, आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो आप लर्न करें इसको। अफेयर क्रैक ऑफ द विक मीन्स अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मर्डर ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड, बताइए। रेजिसाइड, सोरोरिसाइड, पोर्टेबल, पैट्रिसाइड, बताइए। जो बच्चा बताएगा वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा कहलाएगा। बताइए रेजिसाइड का क्या मतलब है, राजा की हत्या, किलिंग, बताएं फटाफट आंसर करते रहें। किलिंग ऑफ किंग या मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या। सोरोरिसाइड आपका बिल्कुल बी ऑप्शन जो बच्चे करेक्ट बता रहे हैं उनका सही है। सोरोरिसाइड मतलब हो गया मर्डर ऑफ सिस्टर, यानी कि किलिंग ऑफ सिस्टर यानी बहन की हत्या। सोरोरिसाइड सिस्टर से कन्वर्ट कर लें, ठीक है। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, ठीक है, पीने योग्य पोर्टेबल वाटर आपने बहुत सुना होगा, ठीक ना। और पैट्रिसाइड मतलब होता है फादर की हत्या यानी पिता की हत्या। पितृहंता वंश आपने देखा ना, बिम्बिसार अजात शत्रु, पिता को मार के राजगद्दी पर बैठने वाले, तो आपने पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, सोरोरिसाइड आपको मिल जाएगा बहन की हत्या, पोर्टेबल यानी पीने योग्य पानी, इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु की हत्या, और आपको मिल जाएगा ऑक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, सुसाइड खुद की हत्या, ठीक है। हत्या वाला मिल जाएगा आपको कहीं भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, दैट कैन बी कैरीड इजिली, आराम से ढोने की योग्य। तो स्टेबल मतलब तो होता है ना जो है जहाँ पर
हॉर्स रखे जाते हैं, प्लेस फॉर हॉर्सेस, दैट इज कॉल्ड स्टेबल यानी अस्तबल, ये नहीं होगा आंसर। पोर्टेबल तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपने यही करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर बी। और सी मतलब पॉलीग्लॉट मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी। और न्यूमिस्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मेटिक्स भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको लिख कर लर्न करना है, बार बार प्रैक्टिस करके लर्न करना है। कि कैसे लर्न करना है ये आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा, बट इम्पॉर्टेंट है सब। वही आपको क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बनाए जाते हैं, ऑप्शन भी चेंज कर दिया जाता है और बहुत से मीनिंगफुल ऑप्शन देने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपको चारों ऑप्शन से चार अलग अलग क्वेश्चंस बताया जा सके, ठीक है। इसके लिए टाइम भी लगता है, बट आपने मेहनत से पढ़ना है, यही आपका जो है कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, बताइए एक ऐसा इंसान जो हमेशा असंतुष्ट रहता हो, उसके आसपास कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, कितने अच्छे अच्छे लोग हों, प्यार करने वाले लोग हों, पैसा हो, धन हो, संपदा हो, लोग हो, बट वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, उसको क्या कहते हैं। इलिटरेट मतलब तो होता है अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। फास्टिडियस मतलब होता है जो बड़ी मुश्किल से प्रसन्न हो, ठीक है। अ पर्सन हु प्लीज विथ डिफ़िकल्टीज तो हो जाएगा, या हार्ड टू प्लीज, तो फास्टिडियस मत भी नहीं है, मिलता जुलता है, बट यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खुश तो हो जाएगा ना। ये कह रहा है डिससेटिस्फाइड, तो माल कॉन्टेंट अगर आप पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी याद रहेगा, मतलब हमेशा असंतुष्ट रहने वाला। और इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक होता है, ये भी अपना आंसर नहीं है, तो फास्टिडियस एग्जाम में आ सकता है। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, लेकिन वो प्लीज तो हो जाएगा ना। माल कॉन्टेंट मतलब ऑलवेज डिससेटिस्फाइड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, देयर वाज सम, अब यहाँ पर डिसएग्रीमेंट लिखेंगे कि मिस एग्रीमेंट लिखेंगे, अनएग्रीमेंट लिखेंगे कि इल एग्रीमेंट लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आपको देने का तात्पर्य है कि कौन से सुटेबल जो है प्रीफिक्स को आप यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स को, और आपका एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं ना, तो जो प्रत्यय होता है उसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और जो उपसर्ग सॉरी जो जो है जो सफिक्स होता है, वो मैंने शायद उल्टा बोल दिया, सफिक्स जो होता है वो शब्द के बाद लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय मैंने शायद उपसर्ग बोला है, ध्यान रखिएगा, फिर से बता दें। जो वर्ड होता है, वर्ड के बाद सफिक्स का यूज़ होता है, और सफिक्स बराबर प्रत्यय, ठीक। और जो जो है आगे यूज़ होता है प्रीफिक्स, यानी कि आगे फिक्स होने वाला, और प्लस वर्ड बाद में, उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है, हिंदी में। और आपने आपको रिलेट करके याद भी किया होगा, तो डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, मिसबिहेव होता है, मिसचीवियस होता है, लेकिन मिस एग्रीमेंट अन एग्रीमेंट नहीं होता। ये सारे प्रीफिक्स अलग अलग शब्दों के साथ यूज़ होकर के मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, तो हर कोई हर किसी के साथ नहीं होगा। डिसएग्रीमेंट अपना करेक्ट आंसर होगा, ओके। असहमति, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, यू शुड नॉट ईट चिकन दैट इज़, तुम चिकन नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि ये एंटी कुकड है, कि अंडर कुकड है, कि मिस कुकड है, कि लेस कुकड है, बताइए। चिकन को आप नहीं खा सकते क्योंकि ये अंडर कुकड है, यानी कि अभी पक रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना। अंडर कुकड वर्ड लगता है जब भी आपका खाना पक रहा हो, ओके, या प्रोसेस में हो। यहाँ पर बहुत बच्चे लेस कुक करना चाहेंगे, लेकिन जो वर्ड जिसके लिए बना है उस वर्ड को ही आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी वर्ड अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि लेस मने कम होता है, कुक मने पका, नहीं, अंडर कुक वर्ड ही बना है ऐसे सिचुएशन के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, अब जो वर्ब है, वर्ब सक्सीड है माने सफल होना, इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली, क्या करेंगे आप? सफिक्स को याद करें, फुल सफिक्स कहीं लगे, वर्दी सफिक्स लगे, ठीक है, सम सफिक्स लगे, आई एस एच सफिक्स लगे, ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव बनाते हैं। अपने को नाउन ढूंढने निकलना है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना
ये गलत हो गया। आईएनजी तो हमेशा वर्ब में लगता है, नाउन ढूंढना है, ये भी गलत हो गया। सक्सेस, सक्सेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सफल, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सक्सेस एक नाउन है और सक्सेसफुली एडवर्ब हो गया, फिर डबल एल वाई या एल वाई लगे तो एडवर्ब होता है। सक्सेस अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लें। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड एल वाई एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपको एल वाई ऐड करके एक नया शब्द आप बना सकते हो। सूनली कह सकते हो, लेटली कह सकते हो, नाउली कह सकते हो कि बाइली कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप। किस वर्ड में एल वाई लगा देंगे और नया शब्द बन जाएगा। मुझे लगता है ये सभी बच्चों का करेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, लेटली, वो बच्चे करेक्ट हैं। मतलब हाल ही में, आप कहते नहीं हो हाल फिलहाल में, हाल ही में, अभी अभी, या जब आप बात कर रहे हो तब के समय के अंत तक, तो आपका हो जाएगा लेटली एक वर्ड है जो एक एडवर्ब बनाता है, LATELY, लेटली। ठीक है, सूनर होता है, नाउ का नाउ ही होगा और बाई का बाई ही होगा, ये तो वर्ब है, बाई मतलब खरीदना, तो ये सून में ई आर लगता है ना कि सूनली लगता है। ओके, सूनर आर लेटर आप कहते नहीं हो, तो लेट में लेटर भी बन सकता है और एल वाई से भी बनता है, हाल ही में। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। चेंज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। लीक से नाउन बनाना है। बताइए लीक वर्ड में आप क्या ऐड कर देंगे कि नाउन बन जाएगा। आईएनजी की वाई की डिसलाइक। डिसलाइक तो लीक से बना हुआ शब्द ही नहीं है, तो सबसे पहले आप इसी को भूल जाएं। ठीक है, ध्यान करें कि जब भी किसी नाउन में आप ATION, ठीक है ना, TION, SION, SSION, AGE, EGE, नेस, डम, ठीक है, डम, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ कर देते हैं आप, तो ये सफिक्स उसको नाउन बनाते हैं। तो लीकेज, पैकेज आप कई बार पढ़े हो, है ना, बैगेज, लगेज, ठीक ना, तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन करेक्ट है, 20 का ए। लीकिंग तो वर्ब हो गया और लीकी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये आपका डिसलाइक इससे बना ही नहीं है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एंटोनिम बताना है फोनी का। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फोनी। फोनी का एंटोनिम क्या होगा। ब्यूटीफुल होगा, जेन्यून होगा, अननेचुरल होगा कि अनरियल होगा। बताइएगा। देखिए ब्यूटीफुल, अननेचुरल, अनरियल नहीं होगा। फोनी का मतलब होता है जेन्यून। फोनी का एंटोनिम होता है जेन्यून या सच्चा, इसको बोलते हैं फोनी। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं फोनी का उल्टा जेन्यून। जेन्यून मतलब सच्चा, फोनी का मतलब हो गया झूठा। ठीक है, या फिर जो है जो आपके लिए फॉल्सहुड हो, तो जेन्यून मतलब आप इसका जेन्यून इसका एंटोनिम है। ओके, ब्यूटीफुल, अननेचुरल और अनरियल नहीं होगा। चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ये सब इसका सिनोनिम था, आपको एंटोनिम ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपकी सिनोनिम ढूंढना है। फॉरेटिव का क्या मतलब है। ठीक है, पहला अननोन, दूसरा सीक्रेट और तीसरा अनसस्पेक्टिंग, चौथा ल्यूनाटिक। बताइएगा। फॉरेटिव मतलब रहस्य होता है, सीक्रेट इसका सिनोनिम है, अननोन, अनसस्पेक्टिंग और ल्यूनाटिक नहीं होगा। ल्यूनाटिक मतलब तो पागल होता है, और अनसस्पेक्टिंग और अननोन तो ऐसा बात नहीं है जो आप ना जाने वो हर कोई रहस्य हो। रहस्य यानी गुप्त चीज़ें, तो सीक्रेट इसका करेक्ट है। ठीक है, फॉरेटिव का सिनोनिम। तो क्वेश्चन नंबर 23। इट हैज़ बीन रेनिंग, आपको भर देना है फिल इन द ब्लैंक्स में। मंडे के आगे क्या लगेगा। फ्रॉम मंडे, सिंस मंडे, फॉर मंडे, अप टू मंडे। बताइए। बहुत ये आसान सा क्वेश्चन है और टेंस से मैंने बनाया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बट आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं या आपसे गलती हो जाती है एग्ज़ाम के प्रेशर में।
बट आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो सिंस और फार लगता है, और अदर्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फार लगता है टाइम के लिए। और अगर कोई टेंस हो तो आप फ्रॉम लगा सकते हो, बट इन सेंसेस में हमेशा, इन टेंसेज में सिंस या फार लगता है। अब आपने पा लिया सिंस आपका मंडे, चूंकि सर्टेन टाइम है तो सर्टेन टाइम मंडे, इसलिए जो है सिंस लगेगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस 1932, सिंस मंडे, इस तरीके से आप करेक्ट करते हो। लेकिन अगर जो है फार लगाते तो फार 2 डेज, 3 डेज, 3 आवर्स, 2 मंथ्स ऐसे लगता तो फार लगता। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपका चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बातें करना, बड़बड़ाना, क्या होगा? टॉकेटिव, गारुलस, लोक्वाशियस। इसका ये तीनों एक ही है, इसका मतलब होता है बातूनी। ठीक है, इसको आप सेनानिम तौर पर भी, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, है ना, लोग कहते हैं नहीं बहुत बोलता है, ऐसे सेंस में आप टॉकेटिव, गारुलस, लोक्वाशियस शब्द का यूज कर सकते हैं। बातूनी, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। ठीक है। और सॉलीलॉकी मतलब होता है, सॉली मतलब होता है एकांत, लॉकी मने बोलना, तो आपका सॉलीलॉकी मतलब खुद से बातें करना। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट इज़ द टाइम, इसको आपको कंप्लीट करना है। इन योर वॉच, बाई योर वॉच, ऑफ योर वॉच और विथ योर वॉच। इसको मैं नहीं बताने वाली, अभी मैं इंतज़ार करूँगी आप आंसर करें तभी बताया जाएगा। बताइएगा। घड़ी देखने के लिए इन योर वॉच, बाई योर वॉच, ऑफ योर वॉच, विथ योर वॉच क्या यूज़ किया जाता है? लोग कहते हैं ना कितना टाइम हो रहा है तुम्हारी घड़ी में। जो बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, वो बच्चे, जो बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं वो बच्चे, जो सी कर रहे हैं वो बच्चे, और डी वाले भी बच्चे ध्यान से सुने। ए ऑप्शन वाले बच्चों का आंसर क्या होगा? मैं सस्पेंस बना के याद पढ़ा रही हूँ ना, गलत होगा। बी ऑप्शन वाले बच्चों का आंसर सही होगा। डी, सी ऑप्शन वाले गलत, डी भी गलत। बी ऑप्शन करेक्ट है, बाई योर वॉच होता है, याद रख लीजिए आप। इन योर वॉच मतलब आप हिंदी में तो बोलते हो ना कितना बजा तुम्हारी घड़ी में, तो मैं भले आप बोलते हो बट यूज़ नहीं करना है, ये एक फिक्स शब्द है जो बाई योर वॉच करके आता ही आता है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगता है, इस बात को भी सोच करके आप विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो किसी भी प्रकार से आपको बाई योर वॉच ऐसे ही करना है। ओके, तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, है ना। और फिर जो है जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगी तो आपको आंसर कर दूंगी। और मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर होता है, हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है किसी चीज़ को समझने का, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर लिखें। बच्चों क्लासेस आपको कैसे लग रही है, क्वेश्चंस कैसे थे, है ना, और किस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ये सब आपका ठीक है जो है। और चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। ठीक है, 42 मिनट्स की क्लास हो गई है, बड़ी लंबी आज चल गई। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।